कौशाम्बी नगर व्यापार के कारण समृद्ध था। यमुना नदी यहाँ व्यापार के लिए जलमार्ग प्रदान करती थी, जिससे कौशाम्बी से अन्य महाजनपदों तक वस्तुएं आसानी से पहुंचती थीं। वस्त्र, आभूषण, धातु और कृषि उत्पाद यहाँ के मुख्य व्यापारिक सामान थे। पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन यहाँ भी था, जिससे आर्थिक लेन देन व्यवस्थित हुआ। धर्म और संस्कृति में भी वत्स महाजनपद अग्रणी रहा। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध ने कौशाम्बी का दौरा किया और यहाँ कई उपदेश दिए। कौशाम्बी में गौसिटा नामक एक धनी व्यापारी ने बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए विशाल विहार का निर्माण कराया, जिसे गौसिटाराम कहा गया। यह विहार बौद्ध धर्म के प्रसार का एक प्रमुख केंद्र बना। जैन धर्म का भी इस भूमि से संबंध रहा, क्योंकि यहाँ के अनेक व्यापारी जैन धर्म के अनुयायी थे। परंतु वत्स की शक्ति स्थायी न रह सकी। उदयन के बाद इसके शासक इतने समर्थ नहीं रहे कि वे मगध और अवंती जैसे महाजनपदों की चुनौती का सामना कर सके। धीरे धीरे वत्स मगध की शक्ति के अधीन हो गया और उसका स्वतंत्र अस्तित्व लुप्त हो गया। फिर भी वत्स की ऐतिहासिक पहचान अमर रही। इसकी राजधानी कौशाम्बी आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए अध्ययन का विषय है। यहाँ उत्खनन से प्राप्त स्तूप, सिक्के, मूर्तियां और विहार यह प्रमाणित करते हैं कि यह नगर कभी व्यापार और संस्कृति का जीवंत केंद्र रहा था। वत्स की सबसे बड़ी देन उसका साहित्यिक वैभव और उदयन की गाथाएं हैं, जिन्होंने भारतीय नाट्य कला को अमूल्य कथानक दिए। प्राचीन भारत की सभ्यता के हृदय स्थल में बसा कुरु महाजनपद एक ऐसा राज्य था, जिसने धर्म, राजनीति और युद्धकला की परंपराओं को गहराई से आकार दिया। कुरु की भूमि गंगा और यमुना नदियों के बीच का क्षेत्र थी, जिसे आज हम हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रूप में जानते हैं। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर मानी जाती थी, जो महाभारत के युद्ध और कथाओं के कारण अमर हो चुकी है। कुरु वंश का गौरव उस समय से जुड़ा था जब इक्ष्वाकु और भरत जैसे आदर्श शासकों ने आर्य परंपरा को दिशा दी, और फिर महाभारत काल में पांडव और कौरवों ने इसे विश्वविख्यात बना दिया। कुरु महाजनपद का वास्तविक राजनीतिक स्वरूप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भी शक्तिशाली था। यहाँ का समाज संगठित और अनुशासित था। कुरु के शासक धर्मराज कहे जाते थे, क्योंकि वे केवल तलवार के बल पर नहीं बल्कि धर्म और नीति के आधार पर शासन करने का दावा करते थे। हस्तिनापुर की प्राचीरों से घिरे नगर में सभा भवन, राजमहल और बाजार जीवन से भरे रहते थे। यहाँ की सभा व्यवस्था महाभारत के समय से ही प्रसिद्ध रही, जहाँ मंत्री, विद्वान और वीर एकत्र होकर राज्य के विषयों पर विचार विमर्श करते थे। कुरु के राजा अपने समय में युद्धकला में प्रवीण थे। कहा जाता है कि कुरु राजाओं ने रथ युद्ध की कला को व्यवस्थित रूप दिया। उनकी सेनाओं में अश्व, गज और रथों का प्रयोग होता था, जो दुश्मनों के लिए भय का कारण बनते थे। यही कारण था कि कुरु को प्राचीन ग्रंथों में वीरता का प्रतीक माना गया। राजनीतिक दृष्टि से कुरु महाजनपद ने अपने वैभव को बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन मगध और कोसल जैसे राज्यों की उभरती शक्ति के सामने धीरे धीरे इसका प्रभाव घटने लगा। तथापि कुरु की भूमि ने केवल राजनीति ही नहीं, बल्कि संस्कृति और धर्म को भी महत्व दिया। यहाँ वैदिक धर्म की परंपराएं गहराई से जमी। यज्ञ, अनुष्ठान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा यहाँ सर्वोच्च थी। उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों में कुरु की भूमि को धर्म और शिक्षा का प्रमुख केंद्र बताया गया है। कुरु महाजनपद का सबसे बड़ा सांस्कृतिक योगदान महाभारत का वह इतिहास है, जिसने न केवल भारत बल्कि संपूर्ण एशिया को प्रभावित किया। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में जो घटनाएं घटी, वे केवल युद्ध की कथाएं नहीं थीं, बल्कि धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक बनी। ये गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई और भारतीय समाज की आस्था का अंग बन गई। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी ना किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। आर्थिक दृष्टि से भी कुरु महाजनपद समृद्ध था। गंगा यमुना दोआब की उपजाऊ भूमि धान, जौ और गेहूं की भरपूर पैदावार देती थी। पशुपालन भी यहाँ का प्रमुख व्यवसाय था। लोहे और अन्य धातुओं का उपयोग हथियार और औजार बनाने में होता था। व्यापारिक मार्गों से यह क्षेत्र अवंती, वत्स और मगध जैसे राज्यों से जुड़ा हुआ था।
किंतु समय बीतने के साथ जब मगध की शक्ति बढ़ी और अन्य महाजनपद संगठित होने लगे तो कुरु का स्वतंत्र अस्तित्व कमजोर पड़ने लगा। धीरे धीरे यह महाजनपद मगध साम्राज्य की छाया में समा गया और उसकी राजनीतिक पहचान धूमिल हो गई। फिर भी कुरु की ऐतिहासिक देन को भुलाया नहीं जा सकता। इसने भारत को धर्मराज्य का आदर्श दिया, युद्धकला का विज्ञान विकसित किया और महाभारत जैसी महाकथा के माध्यम से भारतीय संस्कृति को अमर कर दिया। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के अवशेष आज भी इस बात के साक्षी हैं कि कभी यहाँ एक महान राज्य था जिसने भारत की आत्मा को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर भारत की उपजाऊ और सांस्कृतिक धरा पर गंगा और उसकी सहायक नदियों के बीच एक ऐसा राज्य फला फूला जिसने वेदों, उपनिषदों और शिक्षा की परंपरा को नई ऊंचाई दी। ये था पांचाल महाजनपद, जिसकी भूमि उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद और इटावा तक फैली हुई थी। इस राज्य की राजधानी कभी अहिच्छत्रा रही और कभी काम्पिल्य, जहां विद्या, राजनीति और युद्धकला का संगम देखने को मिलता था। पांचाल महाजनपद का नाम सुनते ही महाभारत के युग की स्मृतियां ताजा हो जाती हैं, क्योंकि यही वह भूमि थी जहां द्रुपद जैसे शासक हुए, द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित हुआ और जहां से महान गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन, भीम और दुर्योधन जैसे योद्धा निकले। पांचाल महाजनपद का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ। यहाँ के शासक वैदिक परंपराओं से जुड़े थे और उनकी सत्ता धर्म, विद्या और शौर्य पर टिकी हुई थी। पांचाल की भूमि शिक्षा का केंद्र थी, जहां ऋषि और मुनि आश्रमों में वेद और उपनिषद की शिक्षा देते थे। यजुर्वेद और अथर्ववेद से जुड़े कई आचार्य पांचाल की भूमि पर ही रहे, जिन्होंने वेदांत और दर्शन की गहरी व्याख्याएं प्रस्तुत की। यही कारण है कि यह राज्य बौद्ध और जैन साहित्य में भी बार बार उल्लेखित हुआ। राजनीतिक दृष्टि से पांचाल महाजनपद 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल। उत्तर पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रा थी, जबकि दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य मानी जाती थी। दोनों ही नगर व्यापार और संस्कृति के केंद्र थे। यहाँ की सभाएं राजनीतिक निर्णयों के लिए प्रसिद्ध थीं और शासकों की शक्ति के साथ साथ विद्वानों का भी गहरा प्रभाव था।